अभी तक पढ़े हैं क्या क्या? एक पढ़ लिए कोणीय विस्थापन थीटा बीटा, दूसरा पढ़ लिए कोणीय वेग ओमेगा, फिर कोणीय विस्थापन में कोणीय विस्थापन और रैखिक विस्थापन के बीच में संबंध क्या होता है ये भी पढ़े। इसके बाद फिर ओमेगा, ओमेगा का मतलब क्या हो गया कि कोणीय वेग और रैखिक वेग में क्या संबंध है ये भी देखते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या बताए थे? तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या बताए थे? रेडियन। और थीटा को यानी कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे ये भी बताए थे पूरा। गर्मी लग रहा था खाली साइकिल चलो देखो ठीक है देखो जो अब की बोल दी एक पढ़ भी मार दिया ऐसा पूछेंगे तो ना बोलेंगे। अब सुनो वृत्ताकार गति में क्या होता है कि कोई एक कण है, कोई पार्टिकल है, कोई वस्तु है, कोई गेंद है, कुछ भी ले लो और आप उसको ऐसे गोल गोल घुमाओ। जब गोल गोल घुमाते हैं तो वो एक वृत्ताकार पथ का निर्माण करता है। या फिर आप ऐसे कोई यदि किसी वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु गति करते तो वृत्ताकार गति करते हैं। तो कहने का मतलब कि आप जब उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, जब वृत्ताकार पथ पे घुमा रहे हैं, तो मैंने इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बतलाया था कि प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा परिवर्तित होती है और सिर्फ दिशा ही परिवर्तित होती है, परिमाण परिवर्तित नहीं होता। और इसीलिए कहते हैं कि वृत्ताकार गति के दौरान चाल जो है वो नियत रहता है पर वेग परिवर्तनशील, ठीक है। तो इसके वजह से हम यहाँ पे दो कंक्लूजन पढ़ेंगे इसी वृत्ताकार गति में। पहला एक पढ़ेंगे क्या, एक पढ़ेंगे रैखिक अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल के बारे में, अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में, क्योंकि वहां पे कुछ न कुछ न्यूटन के नियम भी, कुछ शर्तें भी लागू हुए हैं उस केस में। उससे पहले आपको पढ़ना है आवर्तकाल और आवृत्ति। ये जो आवर्तकाल सुनो, आवर्तकाल आवृत्ति कहानी, आवर्तकाल और आवृत्ति क्या होता है? जैसे कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूम रही है, गोल 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 इस तरह से घूम रहा है, तो जब वो इस तरह से वृत्ताकार पथ पे घूम रही है उसको मैंने उठाया और यहाँ पे इस पे से सुला दिया। तो मान लो कि एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, ये हो गया इसका केंद्र और ये होगी इसकी त्रिज्या। वस्तु जब कोई भी स्मॉल आर को हम जो लेना हो, यहाँ पर एक गेंद है, एक गेंद क्या किया कि यहाँ से ऐसे घूमना शुरू किया, चल रहा था 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 फिर यहाँ तक पहुँच गया। तो जब गेंद यहाँ से चलना शुरू किया इस वृत्ताकार पथ पे चलते 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 पुनः जब यहाँ पहुँचे क्या बोलेंगे? गेंद पूरी तरह से एक चक्कर पूरा कर लिया, ये बोलेंगे ना कि गेंद पूरी तरह से एक चक्कर पूरा कर लिया। तो एक चक्कर पूरा, और जब ये गेंद यहाँ से एक चक्कर ऐसे चल के यहाँ से पूरे ऐसे चलते होते जब यहाँ पर आएगा और एक चक्कर पूरा करेगा, तो एक चक्कर पूरा करने में कुछ न कुछ समय लगेगा ना। तो कहता है क्या, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल का। बस यही तो कहा आवर्तकाल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आवर्तकाल क्या है, तो आवर्तकाल क्या है, जैसे देखो कोई वृत्ताकार गति ही नहीं सिर्फ ये रैखिक गति में भी ऐसा हो सकता है। मान लो कि आपका घर है, ये आपका घर है, आप घर से यहाँ ऐसे निकले, यहाँ पे आसपास में पार्क है, पार्क में ऐसे घूमे, फिर घर पे ऐसे वापस आ गए, तो अब ये कितना राउंड मारा है घर से पार्क पे, कितना राउंड मारा, बोले कितना राउंड किया, कितना बार आया गया? एक बार गए फिर आए, तो पूरा एक एक राउंड एक चक्कर, यहाँ से एक बार गए फिर आगे, तो एक चक्कर हो गया। एक चक्कर आप मारते घर से पार्क पर, तो यहाँ से जितना आने जाने में टाइम लगा क्या बोल देंगे? आवर्तकाल।
तो यही कहता है कि आवर्तकाल क्या है, जब एक चक्कर पूरे करने में जो समय लगता है उसको हम क्या बोलेंगे, आवर्तकाल। ठीक है, और इस आवर्तकाल को हम कैपिटल टी से सूचित करते हैं। इस आवर्तकाल कैसे, तो कैपिटल टी से सूचित करते हैं, दर्शाते हैं। और साथ साथ इसका मात्रक क्या होगा, तो जब समय है तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ये तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन भी था कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूर्ण कर लेगा तो उस एक चक्कर को पूर्ण करने में जो समय लगेगा उसमें वो क्या बोल देंगे, आवर्तकाल कर देंगे। इसको कैपिटल टी से दर्शाएंगे और इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड। क्लियर? अब देखो, अब एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछ दे कि वो ये दीवार घड़ी होती है, दीवार घड़ी में मिनट का सुई होता है, सेकंड का सुई होता है और घंटे का सुई होता है ना। इसी को थोड़ा सा हम घड़ी में चेंज कर लेते हैं। इसी तो अगर इसको हम घड़ी बनाते हैं, जहाँ पे लिख दो, यहाँ पे रहता है 3 और यहाँ पे रहता है 3, यहाँ पे रहता है 9, यहाँ पे रहता है 12, यहाँ पे रहता है 6। ठीक है, अभी मान लो कि घड़ी में जो बज रही है वो बज रही है 9। ये हो गया, घंटे वाली ये हो गई, मिनट वाली। अब एक सेकंड वाली गाना तो मतलब और बड़ा होगा, सबसे बड़ा होता है सेकंड वाली। ठीक है, अब इस घड़ी को देखो, अगर इस घड़ी में हम पूछें कि मिनट वाले, सेकंड वाले सुई का आवर्तकाल क्या हो, तो आप क्या बताओगे? तो सबसे पहले इसमें सेकंड वाला सुई कौन सा है, तो यहाँ पे ये वाला हो गया सेकंड वाला, ये हो गया मिनट वाला और ये हो गया आवर्त। अब ये सेकंड वाला सुई का आवर्तकाल हम कैसे निकालेंगे? तो हमको देखना है कि सेकंड वाला सुई यहाँ से चल के और फिर पुनः यहाँ पर कितने सेकंड बाद आएगी। तो जितने सेकंड बाद यहाँ से यहाँ पे पुनः आएगी एक चक्कर पूरा करने के बाद, वो समय क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। तो बताओ कि सेकंड वाली सुई एक चक्कर कितने सेकंड में कर लेती है? एक चक्कर पूरा 60 सेकंड में। तो इसीलिए कहा कि सेकंड वाले सुई का आवर्तकाल जो होता है वो 60 सेकंड होता है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, ये सब जरूरी है कि मिनट वाली सुई का आवर्तकाल, अब मिनट वाली सुई का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो मिनट वाला सुई जो है वो कितने मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है? 60 मिनट में। तो इसका आवर्तकाल क्या लिखेगा? बहुत आसान तरीके से, कितना? 60 मिनट। इसको नॉर्मल और बहुत इजी है। और इसी तरह से अगर घंटे वाली सुई की बात करें, कि घंटे वाले सुई का आवर्तकाल, तो इसको क्या कर देंगे? घंटे वाले सुई का आवर्तकाल कितना? तो अभी 9 बजा है, फिर 9 पुनः कितने देर बाद बज सकता है? 12 घंटे बाद। तो कितना हो जाएगा इसका आवर्तकाल? 12 घंटे। तो यहां से हमें मिल गया कि सेकंड वाले सुई का आवर्तकाल जो होता है वो 60 सेकंड का होता है, मिनट वाले सुई का आवर्तकाल 60 मिनट का होता है और घंटे वाले सुई का आवर्तकाल 12 घंटे का होता है। और आवर्तकाल किसको कहते हैं? तो जब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से सूचित करते हैं, उसका मात्रक होता है सेकंड। अच्छा, थोड़ा सा हम यहाँ पे आवर्तकाल एवं कोणीय वेग,
आवर्तकाल और कोणीय वेग के बीच में थोड़ा संबंध स्थापित करने क्या हो सकता है कोणीय वेग और आवर्तकाल में रिलेशन। ठीक है, देखो ध्यान से। अब अगर हम मान लें, अब इसको सुई को हटाते हैं, अभी हम एक पार्टिकल बनाते हैं, सुई को हटाते हैं, ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। मान लो अच्छा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, इसको हम बोल देंगे कैपिटल। मान लो इसको नीचे लिखते हैं, मान लो कि पार्टिकल यहाँ पर एक पॉइंट कितना पर है, पी पर, ठीक है। जब ये पार्टिकल पी से चलना शुरू करेगा, शुरू में मान के चलते हैं यहाँ पर आ गया, तो कुछ कोण बनाएगा, कितना कोण बनाएगा, फिर ये पार्टिकल पूरा यहाँ से चलते 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 पुनः पी पर पहुंचेगा। पुनः कहाँ पहुंचेगा, पी पर। जब पुनः पी पर पहुंचेगा तो पार्टिकल चला था कहाँ से, कण कहाँ से चला था, पी से चला था, और फिर से पुनः कहाँ पहुंचा है, पी पर। तो पी से चलने के बाद पुनः पी पर पहुंचने के बाद इस पर कितना डिग्री का कोण बन सकता है, कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा, 360। तो यहाँ पे जो कोणीय विस्थापन हो रहा है, कोणीय विस्थापन कितना हो रहा है, 360 डिग्री। अगर इस 360 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखें तो क्या लिखेंगे, 360 डिग्री को कितना रेडियन बोलते हैं, 2 पाई रेडियन। तो क्या होता है, जो पार्टिकल जो है वो एक चक्कर में कितना रेडियन चला, 2 पाई रेडियन। तो पार्टिकल कण जो है एक चक्कर में विस्थापन, कौन सा विस्थापन, कोणीय विस्थापन, एक चक्कर में विस्थापन कितना हुआ है, तो 2 पाई रेडियन। दिक्कत। अच्छा काम करो, मान लो कि इसको पी से चलने के बाद चलते गया पुनः पी पर आने में समय लग गया, उसको कैपिटल टी, और कैपिटल टी यानी कि आवर्तकाल के बराबर है। आवर्तकाल तो वही होता है ना, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, अरे एक चक्कर जो पूरा करने में जो समय लगा उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। और हम कह रहे हैं कि इसको पी से चलने के बाद और जब पुनः पी पर पहुंचे इसको टाइम लग गया कितना, एक आवर्तकाल के बराबर। एक आवर्तकाल कितना भी रहेगा, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगा उसको आवर्तकाल बोल रहे हैं। और जब पी से चल रहा और पुनः पी पर पहुंच रहा है तो एक चक्कर पूरा कर रहा, उस एक चक्कर को पूरा करने में, पी से चल के पी पर पहुंचने में, को पूरा करने में जो समय लगेगा उस समय को हम क्या बोल रहे हैं, आवर्तकाल। तो जानिए कि हमें एक चक्कर में विस्थापन मिल गया और एक चक्कर करने में समय, एक चक्कर पूरा करने में समय किसके बराबर हो जाएगा, आवर्तकाल के बराबर। इसके बराबर हो जाएगा आवर्तकाल, क्योंकि एक चक्कर करने में जो समय लगा उसको क्या बोलते रहे हैं, आवर्तकाल करें। तो एक चक्कर पूरा करने में समय किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल टी के बराबर। बात समझ में आया, यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल। तो यहाँ पर हमको विस्थापन मिल गया, कौन सा विस्थापन, कोणीय विस्थापन। यहाँ पर क्या मिल गया, समय। अब अगर हम यहाँ से कोणीय वेग लिखना चाहें, कौन सी वेग, कोणीय वेग, तो कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है कोणीय विस्थापन बटा समय। और कोणीय विस्थापन कितना हो रहा है, 2 पाई, और समय कितना हो रहा है, t। तो क्या हम यहाँ से रिलेशन बना सकते हैं कि कोणीय विस्थापन को क्या, कोणीय वेग को क्या लिखते हैं, तो ओमेगा, और कोणीय विस्थापन किसके बराबर, 2 पाई के बराबर, और समय किसके बराबर, t के बराबर। और यहाँ से फॉर्मूला आ गया कि ओमेगा बराबर 2 पाई बटा v। अब यहाँ से हम किसी का भी जो है कोणीय वेग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि आपसे पूछते, जैसे अगर आपसे पूछते कोई कि बताओ कि सेकंड वाले सुई का कोणीय वेग क्या होगा, सेकंड वाले सुई का कोणीय वेग क्या होगा, ठीक है। तो कोणीय वेग हम कैसे निकालेंगे, 2 पाई बटा टी होता है ना। तो सेकंड वाले सुई का कोणीय किसको निकालते हैं, कोणीय वेग आपसे पूछ रहा है किस वाले का, सेकंड वाले सुई का। तो क्या लिखेंगे, तो सिंपली लिखेंगे कि 2 पाई बटा क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी।
तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि 2 पाई बटा इसका टी कितना होता है, सेकंड वाले समय का आवर्तकाल कितना है 60 सेकंड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 कट गया, आ गया 30। यहाँ से ओमेगा बराबर कितना आ गया पाई बटा 30 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया? इसी तरह से अगर हम मिनट वाले सुई का आवर्तकाल लिखें तो क्या हो जाएगा मिनट वाले का, तो इसके लिए भी ये हो गया ओमेगा पर सेकंड वाला सुई, हम निकालते हैं ओमेगा पर मिनट। तो कितना हो जाएगा, फिर से वही लिखेंगे क्या कि 2 पाई बटा टी, और 2 पाई बटा टी, तो 2 पाई को 2 पाई ही छोड़ देंगे अभी, टी में कितना लिख देंगे 60, उसके बाद मिनट में यहाँ पे कट जाएगा, आ जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा पाई बटा 30 क्या हो जाएगा मिनट, सॉरी रेडियन पर मिनट। समझ में आया? वाला का रेडियन पर सेकेंड। इसको बढ़ा इधर, अब यहाँ पे देखो मिला नहीं ध्यान, हाँ वो वाला बस अब देखो अगर इसी तरह से अगर घंटे वाला का हम निकाले यानी कि ओमेगा पर आवर्स, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि 2 पाई बटा कैपिटल टी, और 2 पाई को 2 पाई ही छोड़ देंगे, कैपिटल टी के लिए कितना लिख देंगे 12 घंटा, यहाँ से कट के आ गया 6, यहाँ से कितना आ जाएगा ओमेगा बराबर पाई बटा 6 रेडियन पर, समझ में आया? तो इस तरह से हम किसी भी कण का, किसी भी पिंड का हम आवर्तकाल ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। आवर्तकाल फाइंड करना, अच्छा आवर्तकाल का भी बता रखा हूँ, आवर्तकाल और आवृत्ति अच्छा चीज और सुना है, अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी का आवर्तकाल क्या होता है और आपको रेडियन, सॉरी आवर्तकाल नहीं, आपको ये वेग और रेडियन पर सेकंड मतलब कैसे बताएंगे? पृथ्वी का जो है आपको कोणीय वेग बताना है और वो भी रेडियन पर सेकंड में, कैसे? पृथ्वी का आवर्तकाल क्या होता है? पृथ्वी का आवर्तकाल क्या होता है? पृथ्वी ऐसे गोल 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 घूम रही है। एक चक्कर पूरा कितने देर में कर लेती है? कितने घंटे में, कितने दिन में, कितने महीने में? 24 घंटे में एक दिन, यानी कि 24 घंटे में वो एक चक्कर किस तरह से पूरा कर लेती है। पृथ्वी का आवर्तकाल क्या हो सकता है? सुनो सॉरी पृथ्वी का आवर्तकाल, पृथ्वी का कोणीय वेग आप लोग निकाल के बताने, पृथ्वी का आवर्तकाल तो पता ही है, आवर्तकाल पता है तो टी पता है, 2 पाई ऊपर में रखेंगे, सिंपली डिवाइड करना आपको ऐसे हाँ तो नहीं ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। अच्छा पाई बटा 12 सेकंड में यदि कॉलेज में ब्लॉग कल जाएगा देखो हम करें तो देखो रुकिए इसको बड़े ना जल्दी करो छाप दे फी जमा किए सर लीजिए फी लीजिए एक तारीख आता वही चीज करते हैं हो गया अरेंज करें ना भी ना इधर वाला भी चाहिए हो गया इधर वाला हो गया चलो अब देखो
तो ए था आवर्तकाल, ठीक है, और आवर्तकाल और कोणीय वेग में संबंध भी पता चल गया। तो घर पे भी कर सकती है था। तो यहाँ हमें सुनो, ये वाला फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख के रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या मिला, ओमेगा बराबर क्या मिला था, 2 पाई बटा कैपिटल टी, जहाँ पर कैपिटल टी क्या था, तो आवर्तकाल था, और 2 पाई क्या था, क्या है, तो कोणीय विस्थापन कितना, एक चक्कर पूरा करने के कोणीय विस्थापन 2 पाई, ओमेगा है कोणीय वेग और टी है आवर्त। चलिए अब बात करते हैं आवृत्ति की। देखो आवृत्ति क्या होता है, ध्यान समझो आवृत्ति को समझो। मान लो कि ये कोई सर्कल है, तो कोई वृत्त है, वृत्ताकार करते हैं, इसका केंद्र है ए बस, यहाँ से यहाँ तक की इसकी होगी त्रिज्या। अब यहाँ पे मान लो कि अभी कोई कण जो है, कोई पार्टिकल है, कोई गेंद है, कोई पत्थर का टुकड़ा है, कुछ भी है, वो यहाँ पर खड़ी है, इस बिंदु को हम नाम दे दिए पी, ठीक है। अच्छा कोई जरूरी है कि कोई पार्टिकल 1 सेकंड में एक ही चक्कर लगाए, हो सकता है वो 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा सकता है, हो सकता है 1 सेकंड में 20 चक्कर, 25 चक्कर, 30, 100 चक्कर भी मारे, क्योंकि पंखा 1 सेकंड में 1 चक्कर मार रहा है, नहीं। तो 1 सेकंड में मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी चक्कर चल सकता है, चक्कर चल सकता है, पूरा चक्कर नहीं चल सकता, चक्कर चल सकता है मतलब कि कितना भी राउंड चल सकता है। तो 1 सेकंड में कितना चक्कर चला, 1 सेकंड में कितना चक्कर चला, इसको हम बोलते हैं आवृत्ति। 1 सेकंड में कितना चक्कर इस पे पूर्ण किया, इसको हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो एक चक्कर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में पूर्ण करने वाली चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या क्या कहलाएगा, मान लो कि वो 1 सेकंड में 10 चक्कर चल दिया। 1 सेकंड अगर मान लो, जैसे मान लो कोई एक कण है, वो 1 सेकंड में 10 चक्कर चला, 1 सेकंड कितना चक्कर चला, 10, तो उसका आवृत्ति कितना कहलाएगा, 10 कहला जाएगा, क्योंकि जो 1 सेकंड में जितना चक्कर वो चल रहा है, 1 सेकंड में पूर्ण चक्रों को पूर्ण करने वाली चक्रों की संख्या, जो चक्कर जो पूर्ण हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, आवृत्ति। तो पूर्ण होने वाली चक्रों की संख्या, 1 सेकंड में पूर्ण होने वाली और सही चक्रों की संख्या, ज्यादा वाली चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब देखो वो 1 सेकंड अगर मान लो कि 1 सेकंड वो 10 चक्कर मान दिया, कोई पार्टिकल जो है, कोई कण जो है, वो 1 सेकंड में 10 बार घूम गया, 10 राउंड क्लियर कर, उसका आवृत्ति कितना हो जाएगा, 10। तो 15, 1 सेकंड में 15 बार घूम गया, क्योंकि उसका आवृत्ति कितना हो जाएगा, 15। तो 1 सेकंड में जितना बार इस वृत्ताकार पत्थर घूम रहा है, उसका वो क्या कहला जाएगा, आवृत्ति। और इस आवृत्ति को हम सिर्फ एन से सूचित करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं, इसको सिर्फ हम एन से दर्शाते हैं। ये कैसे दर्शाते हैं, एन से। अब यहाँ पर कौन सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है, क्या है, हम आवर्तकाल एवं आवृत्ति दोनों एक साथ साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आवर्तकाल एवं आवृत्ति, आवर्तकाल एवं आवृत्ति में क्या इस आवर्तकाल और आवृत्ति में कोई संबंध भी है, एन का मतलब आवृत्ति, आवृत्ति को एन से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखो आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध क्या होता है, अब ध्यान से यहाँ पे देखो, हम करें
कि 1 सेकंड में पूर्ण होने वाली चक्रों की संख्या को हम क्या बोल रहे हैं? आवृत्ति। अब मान लो कि ये कोई वृत्ताकार पथ है, ध्यान से आप देखिए समझना। मान लो कि कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है, इसकी त्रिज्या यहां से केंद्र से सतह तक की दूरी को हम कैपिटल रखते हैं। मान लो कि वो पार्टिकल जो यहाँ से चलना शुरू किया, तो पार्टिकल जब चलना शुरू किया तो जब गोल गोल घूम रहा है, तो उसको 1 सेकेंड में n चक्कर चला है। 1 सेकेंड में कितना चक्कर चला? एक चक्कर में सॉरी ऐसा करते हैं कि वो जो है 1 सेकंड में कितना चक्कर चला है? n सेकंड। n का मतलब क्या? चला होगा 10 चला होगा, 5 चला होगा, 20 चला, n कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, 10 चक्कर भी हो सकता है, n बराबर 10 कर लेते हैं, क्या वो 10 चक्कर। जैसे देखो आवृत्ति जब लिखा है ऐसे निकाल, n बराबर 10 राउंड पर सेकंड, 10 पर वो प्रत्येक सेकंड में 10 राउंड चल रहा है, इसलिए उसका n यानी कि आवृत्ति कितना हो गया? या फिर आपको लिखा रहे कि 10 चक्कर पर सेकंड, तो 10 चक्कर पर सेकंड दिया, इसका मतलब क्या? तो प्रत्येक सेकंड में कितना चक्कर चल रहा है? 10 चल रहा है। और इसको देखिए क्या मिल गया आपको? आवृत्ति। क्लियर? समझे? तो यहां से आपको आवर्त काल और आवृत्ति में थोड़ा संबंध देखो, क्या देखने को मिलेगा? आवर्त काल का डिफिनेशन भी क्या बताते हैं? एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल। एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उस समय को हम बोलते हैं आवर्तकाल। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ से भी निकालें कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि चूंकि n चक्कर पूरा करने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है, मानना चाहिए। तो होती है सब मानना। अगर n चक्कर पूरा करने में कितना लगता है? 1 सेकंड लगता है। n चक्कर पूरा करने में 1 सेकंड, ठीक है। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना सेकंड लगेगा? क्या हम लिखेंगे? 1/n सेकंड लगेगा। n चक्कर पूरा करने में 1 सेकंड, यानी कि अगर वो 1 सेकंड में n चक्कर चल गया, जरूरी है कि वो एक ही चक्कर चले। n का मतलब क्या? 10 चल सकता है, 20 चल सकता है। जैसे मान लो कि वो 1 सेकंड में कितना n और मान लो कि 20 चक्कर चला, कितना चक्कर चला वो? जैसे मान लो कि 1 सेकंड में अगर वो 20 चक्कर चला तो एक चक्कर कितना सेकंड में चला होगा? 1/20, ठीक है। तो आप ऐसे समझो, तो मतलब क्या कि n चक्कर अगर पूरा करने में उसको 1 सेकंड लगता है, तो एक चक्कर पूरा करने में से कितना सेकंड लगेगा? 1/n सेकंड। और एक चक्कर जो पूरा करने में जो समय लग रहा था उसमें को हम क्या बोल रहे थे? आवर्तकाल। और यहाँ को क्या मिला है कि एक चक्कर पूरा करने में कितना सेकंड लगा, कितना समय लगा, ये मिला है ना। एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा? तो 1/n। और एक चक्कर पूरा करने में समय लगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं ये जो है वो हमें आवर्तकाल मिल गया है कि t बराबर 1/n, ऐसा लिख सकते हैं। और t क्या होता है? t बराबर 1/n, ऐसा लिख सकते हैं। और t क्या होता है? आवर्तकाल। और आवर्तकाल क्या है? तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। तो यही तो हम निकालना है यहाँ पर कि n चक्कर पूरा करने में 1 सेकंड लगा, तो एक चक्कर पूरा करने में कितना सेकंड? 1/n सेकंड। तो एक चक्कर करने में जो समय लग रहा है वो हमको मिलेगा 1/n, और एक इसके बराबर क्या आएगा? आवर्तकाल के बराबर। समझ में आया? तो यहाँ से t और n का रिलेशन मिल गया कि अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है, यानी कि अगर आपको आवर्तकाल दिया हुआ है तो आवृत्ति निकाल सकते हो, आवृत्ति दिया हुआ है तो आवर्तकाल निकाल सकते हो। अगर इसी तरह से अगर हम आवृत्ति अगर इसी फॉर्मूले से निकाल तो कैसे निकालें? तो हो जाएगा n बराबर 1/t। कोई दिक्कत? तो ये भी फॉर्मूला इम्पोर्टेंट, ये भी फॉर्मूला इम्पोर्टेंट, और ये भी फॉर्मूला।
और देखिए हमने पहले से फॉर्मूला डिराइव कर रखा है कि ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी है। देखो ओमेगा बराबर कितना है 2 पाई बटा टी। तो जब हमें पता है कि ओमेगा बराबर 2 पाई बटा कैपिटल टी, जहां ओमेगा क्या है कोणीय वेग, 2 पाई कोणीय विस्थापन है कि एक चक्कर में कितना कोणीय विस्थापन होता है, तो 2 पाई रेडियन, और टी क्या है आवर्तकाल। अगर हम इस टी की जगह टी बराबर क्या रखें 1 बटा n रखें तो क्या होगा, अगर हम टी बराबर 1 बटा n रखें, अगर हम टी बराबर 1 बटा n रखें तो क्या होगा, तो ओमेगा बराबर 2 पाई और टी की जगह हम क्या रखना है 1 बटा n, 1 बटा n। अब n कहाँ चला जाएगा ऊपर, अब n कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से ओमेगा का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा और हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ से एक और हमको एक इम्पोर्टेंट बढ़िया से फॉर्मूला मिल गया क्या, कि अगर आपको क्या दिया हुआ हो आवृत्ति दिया हुआ हो तो आप डायरेक्ट आप कोणीय वेग निकाल सकते हैं, अगर समय आवर्तकाल दिया हुआ हो तो भी आप कोणीय वेग निकाल सकते हैं। बात समझ आया? तो इसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं। अब एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है कि किसी वृत्ताकार पथ पर एक कण एक कण 10 चक्कर प्रति सेकंड में पूर्ण करता है, 10 चक्कर प्रति सेकंड में पूर्ण करता है, तो उस कण की कोणीय वेग क्या होगी। सबसे इजी यही बन सकता था, इससे ये और कोई बन नहीं सकता। तो उसकी कोणीय वेग क्या होगा बता दो। तथा इसे पट्टी भी लिख लो, पट्टी भी लिख लो। तथा उस कण का आवर्त काल क्या होगा, उस कण का आवर्त काल क्या होगा। कौन याद आएगा 25 कैलकुलेटर में ज्यादा तेज बनेगी, 70 बिलियन तो ही हो गया। तुम्हारा हो गया, हो गया। अच्छा एक चीज और सुन लो, अभी तो मैंने बता दिया कि इतना चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है, ध्यान रखना क्या मैंने बताना भूल गया था। आवृत्ति का जो मात्रक होता है, आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक नहीं, और इसको हम एच जेड से बीटा जेड करते हैं, याद रखना। ये चीज आप लिख लो क्योंकि कुछ जरूरी है कि आपको हर जगह चक्कर प्रति सेकंड ही दिया हुआ है, ये हर्ट्ज दिया है, प्लीज हर्ट्ज की याद रखना, या आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। चलो हो गया। देखो कोणीय वेग है पाई बटा 5। कहता क्या है, एक वृत्ताकार पथ पर एक कण जो है वो 10 चक्कर प्रति सेकंड पूर्ण कर रहा है। प्रति सेकंड कितना चक्कर चल रहा है वो 10 चक्कर। तो इसका देखो वो क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, n बराबर कितना है 10, n बराबर क्या है 10, यानी कि वो प्रत्येक सेकंड में कितना चक्कर चल रहा है 10। आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले कोणीय वेग ओमेगा पूछ रहा है, तो सीधी ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा और n का रिलेशन आप किया कि ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई n, ओमेगा बराबर रूट लिख देंगे 2 पाई n, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई और n इंटर लिख देंगे 10, यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू तो हो गया 20 पाई रेडियन पर सेकंड।
यार वो तो सुना होगा कितनी से ऊपर वाला यहाँ से हाँ इसमें टी का मान कितना? टी के मान प्रति सेकंड दे ले हर जी नहीं, टी का मान कोई जरूरी कोई हमें अभी जस्ट बताया कि कोई कोई ये मतलब कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक समय में उसका आवर्तकाल 1 सेकंड का ही हो, आधा सेकंड में 1 सेकंड पूरा कर सकता है। चलो तो ये तुम्हारा सुनो, ये वाला नहीं होगा ना वो वाला ये वाला इस फार्मूले को अप्लाई किया है, ओमेगा बराबर 2 पाई है, क्योंकि n का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2 पाई कांस्टेंट है, ओमेगा यहाँ से सिंपली निकल जाएगा, ओमेगा बराबर 2 पाई है। ठीक है, अच्छा देखो इसमें और क्या पूछ रहा था कि उसका आवर्त काल क्या होगा, तो आवर्त काल कैसे निकालेंगे, तो देखो जहां से हमको ओमेगा मिल गया है तो ओमेगा बराबर कितना है 20 पाई, ठीक है, ओमेगा बराबर हमारा कितना है 20 पाई, और तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका आवर्त काल क्या होगा, टी और ओमेगा में रिलेशन दिया है तो टी बराबर कहां पे लिखते हैं, एक काम करो ओमेगा और 2 पाई बटा टी है ना, अगर यहां से टी को अगर इस तरफ लेके जाए तो क्या लिखेंगे 2 पाई बटा ओमेगा लिखेंगे, यहां से कितना आ जाएगा टी बराबर 2 पाई बटा ओमेगा कितना लिख लेंगे 20 पाई, ये पाई से पाई मर जाएगा, 2 से 20 मरेगा 10 बार में, यहाँ से टी बराबर आ जाएगा आपका 1 बटा 10, तो आएगा यानी कि वो कितना आ जाएगा 1 बटा 10 सेकंड, ऐसे ना बना टी बराबर 1 बटा n 1 बटा n n हाँ हाँ उससे बोल सकते इससे भी है, तो मैं बॉल दिए ना इस वाले से कोई दिक्कत नहीं, इस वाले से कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी डायरेक्ट लगा लो, टी बराबर 1 बटा n दोनों को अप्लाई कर सकते हो, 1 बटा 10 यहाँ से करो कोई भी एफिलिएशन लगा लो कोई दिक्कत नहीं, इसमें है कि ओमेगा दिया हुआ है हमारा, ओमेगा अगर दिया हुआ है तो ओमेगा पर रिलेशन लगा दिया, अगर n ओमेगा का रिलेशन तो इसको लगा दिया, समझ आ गया, सबसे इजी है सबसे आसान है, मैं तो बड़ी मात्रा की चीज वाली बात कर दो, हो गया एक क्वेश्चन इसमें क्या क्या दिया हुआ है तो बता, सेकंड दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि अब टी का दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कोई कण 7 मीटर त्रिज्या वाला हाँ अगर पॉइंट के सबसे पहले आपको त्रिज्या दिया हुआ आर कितना दिया हुआ है 7 मीटर, और चेक करता है वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसका आवर्तकाल 0.2 यानी कि कैपिटल टी दिया हुआ है 0.2, तो उस कण आवर्तकाल की दिया हुआ है यानी कि 0.2 सेकंड दिया हुआ है, तो उस कण की घूर्णन वेग एवं आवृत्ति क्या होगी, हाँ तो आपसे ओमेगा पूछ रहा है, इसके साथ साथ क्या पूछ रहा है आवृत्ति यानी कि ये पूछ रहा है, घूर्णन वेग निकालते हैं कोणीय वेग कैसे निकालेंगे, आपको जब टाइम पीरियड दिया हुआ है कोणीय वेग तो कैसे निकालेंगे, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बटा टी, और 2 पाई बटा टी के जगह क्या लिख लेंगे 0.2, और पॉइंट जब हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 20 होगा ना, 2 क्या बन जाएगा 20 पाई बटा 2 ये होगा ना, 10 पाई हो जाएगा 10 पाई, तो इसका ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर आ गया आपको 10 पाई रेडियन, 10 पाई रेडियन पर सेकंड, क्लियर। अब ये क्या पूछ रहे हैं इसका, आवृत्ति पूछ रहा था, आवृत्ति के लिए आप इसको या तो इस ओमेगा बटा 2 पाई करके n का भी यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट n बराबर क्या होगा 1 बटा टी भी आप लगा सकते हो, कुछ भी लगा लो, तो हम अभी n बराबर 1 बटा टी लगाते हैं, यानी कि 1 बटा आवर्तकाल, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बटा टी, और टी बराबर कितना है 0.2, जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 10, एक कट जाएगा तो आ जाएगा 5, तो n बराबर कितना आ गया 5, इसका मतलब क्या हो कि वो 5 चक्कर प्रति सेकंड चल रहा है, एक सेकंड कितना चक्कर चल रहा है वो 5, ठीक है, समय कितना चक्कर 5, आप चाहो तो जहां से भी n निकाल सकते देखो, जैसे इधर भी देख लो इस वाले को भी, जैसे आप चाहें कि आप ओमेगा से डायरेक्ट n निकालना चाहें तो कैसे, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है ना, तो ओमेगा क्या हम रख लेंगे 10 पाई रख लेंगे बराबर 2 पाई n, तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा 10 पाई बटा 2 पाई, मर गया कितना आ गया 5, n बराबर कितना आ गया 5,
या तो 5 चक्कर पर सेकंड, यहाँ से 5 चक्कर पर सेकंड, यहाँ से 5 चक्कर पर सेकंड। अब फिर इसे निकाल के बस फॉर्मूला से क्या फॉर्मूला किस तरह से सॉल्व करना और किस तरह से अप्लाई करना, इसी माइंड में आपका हो गया। हो गया। अब तो ये तो था आवर्तकाल और आवृत्ति की कहानी, बहुत सिंपल। अब बात आती है आवर्त और आवृत्ति पर, तो नॉर्मल से जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार करके घूम रही है तो उसका आवर्तकाल क्या हो सकता है, उसकी आवृत्ति क्या हो सकती है। आवर्तकाल बहुत सिंपल है कि जो एक चक्कर पूरा करेगा जितना समय लगेगा उसको बोल देंगे आवर्तकाल, और एक सेकंड में जितना चक्कर चलेगा उसको बोल देंगे आवृत्ति। यही दो चीज के बारे में बात की, दोनों का फॉर्मूला डिराइव किए। अब यहाँ पर जो बात आती है आवर्त और आवृत्ति के, तो वो मुख्य रूप से जो हम प्रयोग करते हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष, जहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे सापेक्षिक कोणीय वेग। तो सापेक्षिक कोणीय वेग क्या हो सकता है, तो मान लो कि एक वृत्ताकार पथ, ठीक है, एक वृत्त मान ही लो, सिर्फ मानना ही है, फिजिक्स में मानना ही है, बाकी तो आप प्रैक्टिकल आप आराम से कर सकते हो। बाहर जाओ, बाहर जाके आराम से इसे वो एक रस्सी लो, धागा कुछ भी ले लो, उसमें एक पत्थर बांध दो और पत्थर को आप ऐसे गोल गोल घुमाओ घुमाओ घुमाओ। अगर अच्छा चलिए बताओ कि जब आप पत्थर, सुनो ध्यान से सुनो, जब आप पत्थर को एक रस्सी से या फिर छोटे कंकड़ को या गेंद को किसी भी चीज को आप एक धागे से या रस्सी से बांध के आप इसको ऐसे गोल गोल जब घुमाते हैं 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 घूम गए, जब घुमाते हैं अगर भाई तो वो कहीं पे टूट गया, बीच में अगर रस्सी वो टूट गई तो वो नहीं मुंह ना टूटेगा, लीजिए लीजिए मुंह ना, अगर इसमें अगर वो टूट गई तो वो जो पत्थर जो है वो किसी वृत्ताकार पथ पता है या भाग तक तिरछा तक, जैसे मान लो कि यहाँ पे टूटा तो क्या वो ऐसे भागेगा या इधर भागेगा या इधर भागेगा या वृत्ताकार पथ को भूलेगा तब भागेगा, क्या भागेगा सीधा ऐसे भागेगा। जैसे जिस पॉइंट मान के देखो अगर वो हम ऐसे ऐसे अगर उसको घुमा रहे, अगर यहाँ पे टूटा तो इस तरफ आएगा, यहाँ पे टूटा तो इस तरफ भाग जाएगा, यहाँ पे तो इस तरफ आएगा, जाने कि बिल्कुल उसकी लंबवत जिस वृत्ताकार पथ पे वो घूम रहा है उस वृत्त की त्रिज्या के लंबवत। क्यों? क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तनशील है, प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा जो है उसके वृत्त के लंबवत लगती है। बता था ना कि वेग की जो दिशा होती है प्रत्येक, जैसे समझो देखो यहाँ पे इधर पिटाने उधर, जैसे कोई अगर वृत्ताकार पथ है और ये होगी वो धागा जिससे आप बांधोगे इस पत्थर पे, बड़ा सा पत्थर, अगर मान लो कि पत्थर घूमते घूमते यहाँ पे है, यहाँ पे आके टूट गया और यहाँ पे कोई खड़ा है कोई जीवात्मा, मरा नहीं है, जीवात्मा बोले तो जिया ना मरे, जीवात्मा तो जी मरा कोई को बड़ा अच्छा समझ मरा। हाँ भोज बात हो जाता जाके खा लीजिए, पत्थरवा थोड़ा देर के लगे पता चले छेना छोड़ पड़ तो जितना छेना खा सकते माता तो उसे उड़ा के पड़ती। अब देखो अगर ये पत्थर का टुकड़ा जो यहाँ पे घूमते घूमते इस रस्सी से बंधी हुई घूमते घूम जाएगा यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे मान लो कि इसका रस्सी जो है वो टूट गया, तो पत्थर कैसे भागेगा, बिल्कुल ठीक सीधा ऐसे जाकर इस तरह से और जाके इसके कपार पे इसके मुंह पे इसके घुटना पे जो है इसके इस पे जाके लेगा टच, ये मारो ऐसे। अरे बाप रे, तो ऐसे तो क्यों सुनो, क्योंकि मैंने क्या कहा कि प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा इसके त्रिज्या का लंबवत होता है। देखो यहाँ कितने देर कौन बन रहा है, मेरे वाला क्या है, ये है त्रिज्या कैपिटल आर, यहाँ पर भी लिखा कैपिटल आर, ये है कैपिटल आर इसके लंबवत। अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या किया थोड़ा सा सोचो बात, इसके बाद टॉपिक पे डिस्कशन से थोड़ा सा बता दें सिंपल सी। एक चीज और, जब कोई वृत्ताकार पथ घूमता है, कोई पार्टिकल कोई कण कोई वस्तु कोई गेंद कोई पत्थर कुछ भी वृत्ताकार पथ को ऐसे गोल गोल घूम रही है, तो मैंने क्या कहा इसमें क्या होता है कि वेग का
वेग का सिर्फ दिशा परिवर्तन होता है। सिर्फ दिशा परिवर्तनशील होता है, लेकिन परिमाण क्या रहता है? लेकिन परिमाण समान रहता। अब सुनो, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या कहा कि वेग का सिर्फ दिशा परिवर्तनशील होता है, लेकिन परिमाण क्या रहता है? समान। हमें कोई एक ऐसा, अच्छा के बाद न्यूटन की गति के प्रथम नियम क्या कहते हैं? न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति के पहला नियम को हम सुनो, न्यूटन के गति के पहले नियम को हम जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। और जड़त्व का मतलब क्या है कि बेटा बैठ गए हो तो बैठ गए हो, मतलब कि अगर खड़ा है तो खड़ा रहेंगे, बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, चल रहे हैं तो चलते रहेंगे। यानी कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रखना चाहता है। नहीं समझे? जैसे अगर तुम बैठे ही रहो, जब तुमको मन न करे कि हम टूट जाए, या फिर ये डस्टर हम यहाँ पे रख के छोड़ दें। अब ये डस्टर यहाँ ही पड़ा रहेगा, तुम तुम कल आके देखेंगे तब भी, 10 साल बाद आके देखेंगे तब भी, और जब बुढ़ी हो जाएगी आगे देखेंगे तब ये डस्टर ऐसे ही पड़ा रहेगा। और जब पुनर्जन्म ले लेगी तो भी आके देखेंगे डस्टर तुमको यही अरे बिल्ली स्टेशन, बिल्ली को यहाँ नहीं लाना है। रूम पूरी तरह से रूम पैक है, सिर्फ डस्टर है, टेबल है, फैन है। तो कहें तो तुम दूसरा जन्म लेके भी आएगी तो देखिए डस्टर से ऐसे ही रखा हुआ, यानी कि डस्टर जैसे रखा हुआ है वो उसी तरह से रखा हुआ रहेगा। वो न हिलेगा न डोलेगा, नहीं इसमें कोई मूवमेंट आएगी नहीं, तो मतलब कि बिल्कुल अपना स्थान परिवर्तन नहीं करेगा। तो ये हम बोलते हैं जड़त्व। यानी कि वस्तु जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में वह उसी स्थिति में रखना चाहती है, और वस्तु के इस गुण को हम बोलते हैं जड़त्व। समझे? कि वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहती है, और इस गुण को हम बोलते हैं जड़त्व। और न्यूटन की गति का पहला नियम जो है वो क्या है? तो वो है जड़त्व का नियम। और जड़त्व का नियम यही कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर वो गतिशील है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी। वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करेगा, या फिर बाहरी बल उसमें नहीं लगेगा। अब इस डस्टर को हमें मान लो कि मोशन में करना है, गति में करना है, तो या तो हम इसको इधर से ऐसे धक्का दें या फिर इधर से ऐसे धक्का दें। दो गति कर सकती है, या तो हम इधर से इसको ऐसे धक्का दें या फिर इधर से ऐसे धक्का दें, दो गति कर सकती है। या तो हम इसको ऊपर की तरफ करें या फिर इसको इधर से गति कर सकती है, या फिर हम इसको ऐसे इधर से इसको फोर्स लगाएं, या इधर से फोर्स लगाएं। तो इस पर जब तक हम बाहर से कोई बल नहीं लगाएंगे तब तक इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। और यही कहता है जड़त्व का। ठीक है? जड़त्व में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी, रुकेगी नहीं। और वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं। ठीक है? या फिर गतिशील रहेगी। दूसरा चीज क्या है कि न्यूटन के द्वितीय नियम, यानी कि दूसरा नियम, जिसको हम संवेग के नियम के भी कहते हैं, संवेग का नियम। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तभी हो सकता है जब उस वस्तु पर कोई बाहरी बल लगा। समझ रही है? पहला दोनों में रिलेशन क्या कहता है? यार कोई वस्तु किसी नियत वेग से चल रही है तो वो उसी वेग से चलती रहेगी, और उसकी वेग कभी परिवर्तन नहीं होगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। लेकिन वही न्यूटन की गति की दूसरा नियम क्या कहता है
कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तभी आ सकता है जब उस पर कोई बाहरी बल लगेगा। कैसे बात कर होगी? लेकिन बाहर वेग में परिवर्तन होगा, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो वेग में जो परिवर्तन जो हो रहा है वो सिर्फ वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, वेग के परिमाण में नहीं। अब हमें कोई एक ऐसा बल चाहिए जो कि इस वेग का परिमाण परिवर्तन ना करे, सिर्फ और सिर्फ इसकी दिशा परिवर्तन। बात समझ आ रहा है? हमें कोई एक ऐसा बल चाहिए न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार। दूसरा नियम कहता है कि इसके वेग में परिवर्तन तो होगा, लेकिन एक बाहरी बल लगा के। अब बाहरी बल हमको लगाना पड़ेगा, तो हमें दिमाग में ये भी रखना है कि इसमें बाहरी बल किस तरह से लगाना है कि बाहरी बल लगाने के बाद अगर मान लो कि ये कण इस पथ पर 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, यहाँ पर अगर इसकी वेग 20 सेकेंड है इस दिशा में, तो यहाँ पर भी इसकी वेग इस दिशा में कितना होना चाहिए? 20 मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए। यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड हर जगह रहेगा, लेकिन दिशा सबकी क्या रहेगी? तो हमें को एक ऐसा बल लगाना पड़ेगा जिससे कि इसका दिशा तो परिवर्तन हो, लेकिन परिमाण परिवर्तन नहीं। और ऐसा सोचने के बाद बहुत सोचने के बाद जाकर माइंड में ख्याल आया, दिमाग में ख्याल आया कि वस्तु जिस कि अगर वस्तु अगर गति कर रही है इस वृत्ताकार, इसकी वेग की दिशा क्या है? अगर हम इसके वेग के लंबवत अगर कोई बल लगा दें, अगर इस वस्तु के वेग के लंबवत अगर कोई हम बल लगा, तो वो बल जो है वो बल हमारा काम कर जाए। काम कर जाए मतलब क्या हुआ? मतलब कि वो बल इसकी परिमाण को परिवर्तन नहीं कर पाएगा, लेकिन इसकी दिशा को परिवर्तन हर जगह पर, हर बिंदु पर करते रहेगा। यानी कि अगर हम किस बिंदु पर निकाले तो किस बिंदु पर भी इस पर जो बल जो लगेगा वो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर वेग जो है वो बिल्कुल ऐसे सीधा। दोनों की दिशा कोण कितना हो गया? समझ रहा है? और ये जो मैंने केंद्र की तरफ एक बल लगा दिया, इधर वेग के नंबर को क्या ना, ये हो गया वेग, ये हो गया हमारा v, और इस तरफ मैंने लगा दिया और बल की दिशा किस तरफ रखा है? केंद्र की ओर। और इसी बल को जो केंद्र की तरफ हम बल लगा दिए, बल अपने मन से लगाए ताकि इसका वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वेग की दिशा में परिवर्तन होगा, परिमाण में परिवर्तन नहीं होगा। और इसी बल को हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। इसी बल को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय क्यों? तो क्योंकि एक केंद्र की तरफ लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है, और केंद्र की ओर लगने की वजह से इसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय। और ये अभिकेंद्रीय बल जो है इस वस्तु को होल्ड करके रखेगी, पकड़ के रखेगी कि इस वृत्ताकार पथ पर ही घूमी, इस वृत्ताकार पथ से बाहर ना जा पाए। समझा? ऐसा ये जो है वो इस तरह से घूम रहा है। अब हम इसको इस तरफ मोड़े तो एक काम करें, जैसे मान लो कि वस्तु इस तरह से वृत्ताकार पथ पे ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल ऐसे घूम रहा है। अब गोल गोल ऐसे घूम रहा है, वैसे तो इसको वेग कैसे, वेग से सीधा, इसका वेग दिशा एकदम सीधा लंबवत होती है, तो सीधा जाना चाहिए इसको। सीधा जाने के इसको अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसको फोर्स लगा के इसको यहाँ से अगर रस्सी बांध के इसको खींच के रखें थोड़ा सा, तो इस तरह से चलते रहेगा। रेहट देखती है? रेहट नहीं देखती है, वो देखती है कोल्हू का बैल जो चलता है, या कोल्हू का बैल, या फिर बहुत जहाँ पे भी जब गन्ना रस जूस निकालते हैं तो वो होता है कि एक तरह से गन्ना का जूस में तो वहाँ भी कोलसा जाता है, उसमें बैल को बांध दिया जाता है और बैल को चारों तरफ से गोल 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 वृत्ताकार करके घूमते रहती है, और फिर वहाँ से चारों रस्सी वगैरह लगा तो वहाँ से जूस निकल जाता है। कोल्हू में क्या होता है कि कोल्हू में भी एक बीच में ऐसे खंभा डाल दिया गया। जैसे कोल्हू क्या होता है, कोल्हू जहाँ पे तेल, जिसको जहाँ पे तेल या सरसों वगैरह कम है, मतलब कि
वहां से तेल निकालते हैं, सब कुछ रखते हैं। तो मान लो कि ऐसा कुछ एक ओपरी टाइप का बना हुआ होता है, इसमें एक ऐसे डंडा लगा हुआ होता है और एक इस तरह से ऐसा कुछ रहेगा, इसमें सेट रहेगा इस तरह से, और यहाँ से कुछ लपेट निकाल के और इधर से लगा देगा यहाँ। हाँ कुछ भी। अब इसमें बैल क्या है कि ऐसे गोल 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 इसमें चारों ओर ऐसे गोल 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 घूमता रहता है, और बैल को चक्कर ना आ जाए इस वजह से बैल के जो आँख होता है उसको बांध दिया जाता है काली पट्टी से। उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, बट उसके बारे में नहीं करेंगे। तो बैल इस तरह से इसमें गोल 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 चल रहा है। तो देखिए कि ये वाला जो होता है वो बिल्कुल सीधा एक, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इस तरह से बांस या कुछ भी एक लकड़ी इस तरह से लगा देते हैं। एक्चुअली होता है कि बैल को वो इस तरह से एक दिशा दिखाता है कि बैल को आपको मोड़ना है, कहीं ना कहीं एक इधर की तरफ से फोर्स, इसे केंद्र की तरफ से फोर्स लगा के बैल पीछे हुए रहता है। बैल को इस फोर्स का अनुभव होता है कि अच्छा हमें इसी तरह से हमको ऐसे मोड़ते हुए चलते हैं। बैल की आंख बांध के फोर्स इस चीज को अनुभव करता है और वो आराम से काटते हैं। यहाँ से इसमें पेरा रहा है, इसमें सरसों डाल दो, इसमें पकड़ के डाल दो, किसी को भी डाल दो, इसमें जिसको भी डाल दो पूरे आएगा, खुद की जूस पी तो बन जाएगा। क्या कर देना चाहिए एक जो खुद पी उसको आउटलाइन एक बार अभिकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय बल की भी कहानी कल, और साथ साथ सापेक्षिक कोणीय वेग की कहानी कल।